स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस की तीसरी किताब भारत लोकतंत्र और विकास MPS 003 को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत के कई चैप्टर्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस किताब में हम लोग ने चैप्टर 1 चैप्टर 3 को भी कंप्लीट कर लिया था। ये भी आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है विविधता और बहुवाद चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चैप्टर 4 विविधता और बहुवाद। विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी, भारत मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। अगर इसे देश मान लिया जाए फिर हमें विश्व रेखा को भी देश मान लेने में हर्ज नहीं है। यह एक तरह की बात या एक टॉन्ट विंस्टन चर्चिल ने किया था। विविधता और बहुवाद के अंतर्गत जो भारत के अंदर इतनी विविधताएं हैं और बहुवाद हैं, इसी को लेकर विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी कि भारत मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। अगर इसे देश मान लिया जाए, यानी इतनी विविधताएं हमारे अंतर्गत हैं, हमारे देश में हैं, इतनी बहुवाद हैं कि अगर इसे एक देश मान लिया जाए तो विषुवत रेखा जो एक सीधी रेखा जाती है, विषुवत रेखा, इसको भी हमें एक देश मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस बात को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विश्व में भारत जैसा देश कहीं नहीं है, अर्थात इतनी विविधताएं, इतनी भाषा, इतनी समुदाय हैं हमारे भारत में, तो ऐसा देश कहीं भी नहीं आपको मिलेगा पूरे विश्व में। इसमें विभिन्न समुदाय, अधिक भाषाएं, भिन्न जलवायु और भूमि, धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं भारत के अंतर्गत। नेहरू जी ने एक बात कही थी, भारत एक स्वप्न भी है और एक संकल्प भी है। भारत जो इतनी विविधताओं को धारण करता है, इसका एक साथ एक लोकतंत्र में बंधा होना एक स्वप्न भी है और यही एक संकल्प भी है। आइए आगे देखते हैं। भारत ने बहुदलीय प्रजातंत्र शासन प्रणाली को अपनाया है। बहुदलीय अर्थात हमारे भारत में जानते हैं कितने दल पाए जाते हैं। बहुदलीय प्रजातंत्र शासन प्रणाली अर्थात जो शासन है वो जनता द्वारा निहित है या जनता के अंतर्गत हाथों में है। अप्रत्यक्ष रूप से वह अपने नेताओं को चुनती है और वह ही शासन करते हैं। तो इस शासन प्रणाली को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग सभी देश ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु भारत का स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे, क्या है इसके अंतर्गत, आइए इसके आगे समझते हैं। विश्व में लोकतंत्र। विश्व में लोकतंत्र का इतिहास की नज़र ऐसे है कि यूनानी नगर जो था, यूनानी नगर राज्यों में के लोकतंत्र में दासता की प्रथा को मान्यता प्राप्त थी तथा दासों और स्त्रियों को नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं थे। जो यूनानी नगर था, इसके अंतर्गत जो दासता यानी जो गुलामी होती थी या जो दासता प्रथा थी, यह मान्य थी या क्या थी, मान्यता प्राप्त थी। और इसी के अंतर्गत दासों और स्त्रियों को नागरिकता का अधिकार यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ऐसे नागरिकता का अधिकार उन सभी को प्राप्त नहीं थे। अर्थात वहाँ पर इनका शोषण या इनका गुलामी होना या गुलाम करना मान्यता प्राप्त था। आगे देखते हैं। लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं, प्रत्युक्त जीवन यापन का एक विशिष्ट ढंग है और यदि कोई समाज लोकतंत्र को इस व्यापक अर्थ में नहीं स्वीकारता तो उसमें लोकतंत्र व्यवस्था के रूप में सफल नहीं हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको दोबारा देखते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं है कि हमें केवल लोकतंत्र द्वारा शासन ही नहीं चलाना है, प्रत्युक्त जीवन यापन का एक विशिष्ट ढंग है, यानी कि नागरिकों को एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट जीवन यापन कराना या एक गुलामी या दस्तापूर्ण जीवन न देना, ऐसी जीवन प्राप्त प्रदान करना लोकतंत्र का क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। अगर कोई समाज
लोकतंत्र को इस व्यापक अर्थ में नहीं समझता है या इस व्यापक अर्थ में नहीं स्वीकारता है, तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह सफल नहीं हो पाएगी उस राज्य के, उस देश के अंतर्गत। कहने का मतलब यह है कि आखिर हम लोग लोकतंत्र स्वीकार ही क्यों कर रहे हैं। इससे पहले राजा द्वारा शासन चलाया जाता था किसी क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो शासन सत्ता है वह एक वर्ग के हाथों में ही रहती थी, और इससे जो नागरिक होते थे वह अछूते रहते थे, यानी उनके हाथों में नहीं रहता था। जो भी यहाँ से फैसले लिए जाते थे वही नागरिकों को मानने पड़ते थे, और शासन व्यवस्था इसी वर्ग या राजा के हाथों में होती थी। तो फिर हम लोग लोकतंत्र लाए क्यों? शासन या जीवन यापन तो यहाँ भी हो रहा था, फिर हम लोगों ने लोकतंत्र की बात क्यों कही या लोकतंत्र इतनी बड़े पैमाने पे क्यों लागू किया? जब ऐसा राजा शासन व्यवस्था थी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कृतियाँ, ऐसी चीज़ें विद्यमान थी जो नागरिकों को जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई देती थी या कठिनाई होती थी। कहने का मतलब यह था कि यहाँ पे कुछ नागरिक ऐसे थे जिनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था, और यहाँ पर गुलामी या इन सब जैसी चीज़ें, यह सब ऐसी प्रथा शासन के अंतर्गत होती थी। यहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात नहीं की जाती थी। यहाँ पर कुछ ही वर्गों तक शासन हाथ में होता था, और यहाँ पर शोषण बड़े ही व्यापक पैमाने पर होता था। गुलामों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। तो यह चीज़ क्या थी? गलत थी समाज के अंतर्गत। इसी वजह से लोकतंत्र जैसी व्यवस्था लाई गई ताकि हर नागरिकों को शासन व्यवस्था, क्या हर नागरिकों के हाथ में क्या हो? शासन व्यवस्था हो, यानी कि वे स्वयं एक राजा को या स्वयं एक नेता को चुने जो उन पर शासन करे। और इसकी सबसे प्रमुखता बात क्या थी कि इसमें नागरिकों को संरक्षण, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से शोषण से बचाया जाता है, और ऐसी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं ताकि इनका जो जीवन यापन है वह सही से हो पाए। इस कारण लोकतंत्र की बात यहाँ पर कही जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों एग्जाम्पल को देखते कि लोकतंत्र व्यवस्था कायम करना इतनी ज़रूरी क्यों है, और लोकतंत्र में इस व्यापक अर्थ को समझना क्यों जरूरी है जो नागरिकों को एक विशिष्ट जीवन यापन करने की बात कही गई है। आगे देखते हैं लोकतंत्र और आर्थिक विकास। लोकतंत्र के आदर्श में प्रगति का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि समुदाय विशेष पर किन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक कारणों का प्रभाव पड़ता है। तो लोकतंत्र के आदर्श में प्रगति अर्थात लोकतंत्र कितना सफल रहा है, इस स्तर की जांच हम इस हिसाब से करते हैं कि किसी समुदाय विशेष पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों पर कितना या क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस आधार पर हम लोकतंत्र की बात या लोकतंत्र के प्रगति का स्तर माप सकते हैं। आगे देखते हैं विकास की 3 श्रेणियां होती हैं: विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र। विकसित राष्ट्र जैसे कि हमारा अमेरिका है, रशिया है, यह सब विकसित राष्ट्र हैं। विकासशील राष्ट्र यानी जो हमारा भारत है विकासशील राष्ट्र है। अल्प विकसित राष्ट्र जो अभी विकसित हो रहे हों या बहुत ही अभी उठे ही हों विकसित होने के लिए, तो ऐसे राष्ट्र को क्या कहते हैं? अल्प विकसित राष्ट्र कहते हैं, यानी जो अभी कम विकसित हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने बात कही है कि लोकतंत्र और विकास इन दोनों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अर्थ हैं, और इसलिए लोकतंत्र और विकास दोनों को एक सिक्के के 2 पहलू कहा जा सकता है। यह बात डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कही है कि लोकतंत्र और विकास इन दोनों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अर्थ है, और इसीलिए लोकतंत्र और विकास दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अर्थात लोकतंत्र लागू किया जा रहा है तो किया क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ विकास ही, ताकि समाज का विकास हो सके, समाज का उत्थान हो सके, जो भी कुरीतियाँ समाज के अंदर विद्यमान हैं उनको हटाया जा सके। इस कारण लोकतंत्र और विकास क्या हैं? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आगे देखते हैं लोकतंत्र संघ बनाने की स्वतंत्रता
अर्थात केवल यह अभिप्राय नहीं है कि एक दूसरे में मिलजुल कर रह सकें। इसका अभिप्राय है प्रत्येक नागरिक समूचे राष्ट्र के विकास की समस्याओं के हल में एक साथ मिलकर कर सके। तो लोकतंत्र का बात कही गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह एक संघ बनाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर जो भी विकास में जो बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वह समूचे नागरिक जो राष्ट्र में हैं वह एक साथ मिलकर उसके हल कर सकें, एक साथ मिलकर उस समस्याओं का हल कर सकें जो विकास में बाधा आ रही है। इस चीज़ को ही लोकतंत्र के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाता है। अगला है आर्थिक विकास, मानव में सुख की अभिवृद्धि हो। आर्थिक विकास भी एक प्रमुख लक्ष्य है लोकतंत्र का। आगे देखते हैं लोकतंत्र का क्या लक्ष्य है इसके अंतर्गत, और आइए आगे समझते हैं कि लोकतंत्र का निर्माण केवल आम लोगों के आर्थिक उन्नति, भूख, निर्धनता से छुटकारा तथा सुख साधनों में समान अवसर की उपलब्धि सुदृढ़ नींव पर ही संभव है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र का जो लक्ष्य है वह लोगों को आर्थिक उन्नति कराना, भूख निर्धनता से छुटकारा दिलवाना और सुख साधनों में समान अवसर दिलाना ही लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य होता है। आज इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक विकास 1947 से 67 के बीच क्या क्या ऐसे विकास कार्य किए गए जिससे भारत विकासशील देश में अंतर्गत आ सका। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।